हेलो एवरीवन, मैं बलदेव सिंह रंधावा। होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज 2021 जून की सेकंड तारीख हो चुकी है। कोविड-19 की सेकंड लहर लगभग ओवर हो चुकी है और लॉकडाउन खुलना शुरू हो चुका है। तो होप कि आप सब लोग अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए होंगे, क्योंकि जून एंड तक लगभग एग्ज़ाम्स हमारे डिक्लेयर होने शुरू हो जाएंगे। तो आज बात करें इंटरनेशनल लॉ के बारे में। इंटरनेशनल लॉ क्या है और इसे हमें क्यों पढ़ना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ पूरी देश और दुनिया का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और हमारी सरकारें, हमारे देश जो आपस में एक दूसरे देशों के साथ व्यवहार करते हैं, वो इंटरनेशनल लॉ से हर रूप में कहीं ना कहीं बंधा हुआ होता है। एलएलबी में एकेडमिक के तौर पर, एलएलएम में फाइनल के तौर पर और यूजीसी नेट और अन्य अदर एग्ज़ाम्स में ये एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। तो समझने के लिए हम इसको मेन 5 पॉइंट्स में बांट कर पढ़ते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत लंबा चौड़ा है। लेकिन आप शुरुआत में इसको इस तरह से 5 में जब बांटते हुए पढ़ेंगे तो फिर आपको धीरे धीरे इसकी समझ होगी और आप अपना विस्तार और ज्ञान दोनों ही बढ़ाते जाएंगे। तो इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन, ओरिजिन, डेवलपमेंट और इसके प्रभाव क्या होते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इंटरनेशनल कानून जो है या अंतर्राष्ट्रीय कानून सभ्य राष्ट्रों के द्वारा आपसी समझ के अनुसार आपसी व्यवहार के लिए बनाए गए स्टैंडर्डाइज रूल्स या मानक नियमों का एक समूह होता है। यानी ये कोई एक देश द्वारा बनाया गया कानून नहीं है। सभी देश आपसी सहमति से कुछ व्यवहार, कुछ नीतियाँ, कुछ नियम तय कर लेते हैं और उन पे सहमत हो जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम सब मिलकर इनको इसी के अनुसार मानेंगे। उसी को ही इंटरनेशनल कानून कह सकते हैं। एक देश के अंदर जो बनता है वो देश का कानून होता है और जो देशों के बीच बनता है उसको इंटरनेशनल कानून, यानी इंटर यानी बीच में, इंटरनेशनल, नेशंस के बीच में वाले कानून को इंटरनेशनल कानून कहा जाता है। एक देश के द्वारा दूसरे देशों के साथ किए जाने वाले मानक व्यवहारों को अंतर्राष्ट्रीय कानून या इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है। मानव सभ्यता और राज्य यानी देश के या देशों के विकास के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का विकास माना जाता है। परंतु आधुनिक काल में सन 1625 में एक ग्रोशियस नाम के विद्वान हुए, उन्होंने किताब लिखी थी पीस एंड वार। तो उस किताब के आधार पर ये माना जाता है कि ग्रोशियस जो थे वो आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के पिता हैं, या उनको आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून का पिता ग्रोशियस को माना जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द का जो सबसे पहले इस्तेमाल किया था वो जर्मी बेंथम ने 1780 में किया था। तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं वह नियम, नीतियाँ, आपसी समझौतों के समूह जिनके द्वारा सिविलाइज्ड कंट्री, सभ्य राष्ट्र पे ध्यान देना, क्योंकि सभ्य राष्ट्र ही हैं जो एक दूसरे की बात मानेंगे। जो असभ्य होंगे वो कैसे मानेंगे। तो इसलिए सभ्य राष्ट्रों जिस नीतियों के तहत एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं उन्हें ही इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है। एक प्राचीन कहानी, सत्य कहानी के अनुसार जब यूनान के राजा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो एक पुरु नामक जो राजा थे उन्होंने उसका मुकाबला किया, लेकिन पुरु या पोरस जो थे वो हार गए। तो पुरु को बंदी बनाया गया। तो सिकंदर ने पूछा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पुरु ने जवाब दिया कि बिल्कुल वैसा ही करें जैसा एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और इन मान्यताओं का कितना महत्व प्राचीन काल से ही रहा होगा। ये जो सिकंदर थे ये 2300 ईस्वी, आज से 2300 वर्ष पहले यानी 326 ईसा पूर्व आए थे, भारत में आया था, सिकंदर आया था चाणक्य के वक्त। तो समय के साथ साथ सभी राष्ट्रों की आपसी समझ और ज़रूरतों के मुताबिक नियमों में संशोधन हुए, समझौते हुए और आगे भी जारी रहेंगे। और इस तरह से एक समझ पैदा की जाती है या की
गई है और फिर उस जो नियमों कानूनों को है विभिन्न इंटरनेशनल एजेंसीज़ के माध्यम से, जैसे यूएनओ है, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स है, डब्ल्यूएचओ है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इन संस्थाओं के माध्यम से इन नियमों कानूनों को एक दूसरे देश पर लागू करवाने की कोशिश की जाती है। पॉजिटिव लॉ थ्योरी जो आप जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ेंगे, उसके एक समर्थक हैं मिस्टर जॉन ऑस्टिन। वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है वो कानून नहीं है, क्योंकि एक कानून के अंतर्गत जो 3 चीज़ें होनी चाहिए, उसकी सोवेरेनिटी, उसमें कमांड और सैंक्शन यानी संप्रभुता, आदेश और दंड का जो तत्व होना चाहिए वो अंतर्राष्ट्रीय कानून में नहीं है, और इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून नहीं मानते। लेकिन जो दूसरे विचारक हैं वो कहते हैं कि जब सभ्य राष्ट्र अपनी इच्छा से अपने ही द्वारा बनाए गए नियमों, नीति और मानकों को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर हमें उसे कानून ना कहने में क्या परेशानी है। और इस तरह से वो सब कहते हैं कि इस अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी कानून माना जाता है और माना जाना चाहिए। तो दूसरा टॉपिक आता है स्टेट। स्टेट मीन कंट्री या राज्य, क्योंकि जब पूरी दुनिया जो है वो टुकड़ों में बंट गई, हर टुकड़े के ऊपर अपनी अपने राजा, देश, राज्य, सरकारें बन गई, उनकी बाउंड्री, उनकी टेरिटरी सुनिश्चित हो गई, तो उसी हिस्से को ही फिर स्टेट कहा जाएगा। और इंटरनेशनल कानून के हिसाब से हर एक स्टेट को दूसरे स्टेट की, उसकी बाउंड्री, उसकी हदों की, उसके लोगों की, उसकी सरकारों की इज्जत करनी चाहिए। यदि वो एक दूसरे की इज्जत करेंगे, इज्जत मान करते रहेंगे, तो स्टेट रहेगा, और स्टेट रहेगा तभी तो इंटरनेशनल कानून जो है वो मान्य होगा। तो हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मानकों के अनुसार एक राज्य या देश दूसरे राज्य की संप्रभुता की कदर करते हुए उसके क्षेत्र को मान्यता देता है। और यह सिद्धांत जो है वो जूरिस्प्रूडेंस के एक दूसरे प्रिंसिपल, जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी या प्रिंसिपल, उस पर आधारित है। इसका मतलब ये है कि मैं आपके टेरिटरी की, आपकी स्टेट की, आपकी प्रॉपर्टी की कदर करता हूँ, उसको मान्यता देता हूँ, और बदले में आप भी मेरी टेरिटरी, मेरी स्टेट, मेरी प्रॉपर्टी की कदर करो। तो जिसे हम दोनों ही बिना मतलब एक दूसरे के मैटर्स में, एक दूसरे की प्रॉपर्टी में, एक दूसरे के राज्य में, टेरिटरी में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसे कहा जाता है लिव एंड लेट लिव, यानी जियो और जीने दो का सिद्धांत। और क्योंकि एक देश के नागरिक, एक राज्य के नागरिक दूसरे में जाएंगे तो उनको कैसे उनको वापस लाना होगा, या उनको एक दूसरे को सुरक्षा कैसे दी जाएगी, इसीलिए इसमें जो एक्स्ट्राडिशन यानी प्रत्यर्पण संधि और असाइलम यानी शरण वाला मैटर भी जो है वो स्टेट के टॉपिक के अंदर हम पढ़ते हैं। जैसे अभी मेहुल चौकसी है वो डोमिनिका में चला गया है कल परसों, और दूसरी चीज़ें हैं, तो इसलिए हम इसको भी इसके साथ पढ़ते हैं। अब आता है तीसरी बात जो हम पढ़ेंगे वो है पॉलिटिकल एजेंट्स। अब जब सभ्य राष्ट्र आपस में बैठते हैं पड़ोसियों की तरह, तो फिर उनमें व्यवहार भी होंगे, उनमें बिजनेस भी होगा, व्यापार भी होगा, लेन देन भी होगा। एक देश के नागरिक दूसरे देश में जाएंगे, एक देश की अच्छी बातें, बुरी बातें दूसरे देश के नागरिक सीखेंगे, उनसे फ़ायदे भी लेंगे, नुकसान भी होगा, तो ये सारी चीज़ें भी होंगी। अब राजा खुद तो एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं, तो इसलिए वो कुछ विशेष लोगों की नियुक्ति करते हैं। उन लोगों को पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता है, और प्राचीन काल में उनको दूत या राजदूत कहा जाता था। आजकल उनके नाम एजेंट्स हैं या एम्बेसडर्स हैं, या उनको हाई कमिश्नर या काउंसलर्स कहा जाता है। तो ये जो लोग रहते हैं वो एक देश के दूसरे में, जिन जिन देशों से आपसी समझौते सहमतियाँ होंगी, हर देश के नागरिक हर दूसरे पूरी दुनिया में इस तरह से फैले रहते हैं, और जहाँ वो रहते हैं ऑफिस में उसको एम्बेसी कहा जाता है। और उस एम्बेसी का ये असर होता है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार उस एम्बेसी में उस देश की मानी जाती है। जिस देश की एम्बेसी है उस पूरे एरिया पर उसी देश का अधिकार माना जाता है। जिस देश में वो बनी हुई है वो देश उसको
एक तरह का राज्य मानता है, और वहाँ ना तो पुलिस जल्दी से जाएगी और ना ही कोई कानून को कोशिश की जाती है कि उस देश का जो देसी कानून है वहाँ लागू ना हो, वही नागरिक अपने ही देश का कानून लागू करे। इस तरह की मान्यताएं इसमें दी जाती हैं। विशेष अधिकार दिए जाते हैं जिनको प्रिविलेज या इम्यूनिटीज़ कहा जाता है। तो इस चीज़ को और बढ़ाने के लिए और इनकी जान माल की रक्षा करने के लिए, क्योंकि वो एक दूसरे देश के लिए काम कर रहे होते हैं, कहीं दूर जाकर दूसरे देश में, तो इसलिए उनकी जान माल की रक्षा होनी चाहिए। तो मॉडर्न प्राचीन काल से भी दूतों की रक्षा राजे बादशाह करते रहे हैं, क्योंकि कितना भी बड़ा हो वो कभी दूत पर हमला या दूत की हत्या सामान्य तौर पे नहीं करते थे। तो अब आधुनिक काल में एक वीना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक राइट्स 1961 को एक कन्वेंशन हुई थी वीना में, जिसका पूरा नाम है वीना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक राइट्स 1961। इसके अनुसार सभी सदस्य राष्ट्रों ने एक समझौता करके स्वीकार किया है कि एक दूसरे के देश में जो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं, एम्बेसडर हैं, उनको हर तरह की सुरक्षा दी जाएगी। उनको बिना किसी कारण से, बिना किसी भी तरह से तंग नहीं किया जाएगा। और यूएन और दूसरी एजेंसियां इसकी हेल्प करती हैं, जैसे और भी एजेंसियां हैं, जैसे रेड क्रॉस है जो मेडिकल एड देती है लड़ाइयों के वक्त भी, ग्रीन पीस है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, तो इस तरह की और भी संस्थाएं हैं। तो इस तरह से जो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं वो इंटरनेशनल लॉ का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट या पार्ट माना जाता है। चौथा जो आता है वो है वार, युद्ध। अब ये ज़रूरत तो है नहीं कि जब दुनिया बन गई और सारे लोग शांति से रहें, बहुत बार ऐसी चीज़ें आती हैं और अक्सर देश एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो इस चीज़ को भी हम अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लॉ में पढ़ते हैं। तो इसके मुताबिक ये है कि वार की डेफिनेशन क्या होगी, वार के टाइप्स कितने होंगे, इसका लोगों पर असर कितना होगा, और वार क्राइम्स क्या होंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हम ये पढ़ने की कोशिश करते हैं कि युद्ध क्या है, यह कितने प्रकार का हो सकता है, यह किन किन लोगों के बीच हो सकता है, युद्ध के दौरान सामान्य नागरिकों के क्या अधिकार और कर्तव्य होंगे, युद्ध करने वाले देशों के क्या अधिकार और कर्तव्य होंगे, दो या अधिक देशों के बीच युद्ध के दौरान न्यूट्रल रहने वाले देशों व संस्थाओं के क्या अधिकार और कर्तव्य होंगे, युद्ध में जो देश हार जाएगा उस देश के, उसके नागरिकों के क्या अधिकार और कर्तव्य होंगे, युद्ध क्षेत्र के आसपास और ऊपर आसमान से गुजरने वाले प्लेन्स, उसके आसपास के एरिया से गुजरने वाले शिप्स, पैदल यात्री, दूसरे लोग, उन लोगों के क्या अधिकार होंगे, उनको क्या सुरक्षा प्रदान की जा सके और उनके क्या कर्तव्य होंगे, उनको कितनी सुरक्षा मिल सकेगी। ये भी सब कुछ हम इंटरनेशनल लॉ के इस टॉपिक के अंतर्गत हमें पढ़ते हैं। तो आज के जो सभ्य समाज की इन प्रचलित मान्यताओं और इनकी आपसी कन्वेंशंस के आधार पर यह तय किया गया है कि जो देश हैं वो लड़ते वक्त बहुत ज़्यादा लीथल, जिनको घातक हथियार कहा जाता है, लीथल वेपन्स, उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे माइंस हैं माइंस एक इस तरह के बम जैसी संरचना है जिसको ज़मीन में दबा दिया जाता है और जब कोई उसके ऊपर से गुज़रता है तो एकदम से फट जाती है, तो बहुत भयानक नुकसान उससे होता है। जो आदमियों के लिए लगाई जाती है उससे आदमी मरे नहीं तो उनकी टांगें, हाथ पांव उड़ जाते हैं। तो ये एक बहुत ही भयानक तरह का नुकसान है। आपने यदि बॉर्डर फिल्म में देखी हो तो सुनील शेट्टी एक बड़ी सी माइन को पाकिस्तानी टैंक के नीचे रखते हैं, तो वो टैंक उड़ाने वाली माइंस हैं। तो इनका उपयोग जो है अब बैन करने की कोशिश की जा रही है कि लड़ाइयों में सेनाएं इसका इस्तेमाल ना करें। इस तरह से जहरीली गैसें होती हैं जिनका भी इस्तेमाल, या जहरीली गैसों से बने बमों को लड़ाई के दौरान इस्तेमाल ना किया जाए, इस तरह की भी सहमतियां इस वार के जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं उसके द्वारा उनको रोकने की कोशिश की गई है। इस कानून के तहत उस विषय को हम पढ़ते हैं। युद्ध के दौरान या युद्ध की आड़ लेकर निर्दोष नागरिकों का कत्लेआम या हत्या को युद्ध अपराध माना जाता है और इसे जीनोसाइड या नरसंहार कहा जाता है। और ऐसा करने वालों पर फिर बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमे चलाए जाते हैं। तो जब सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था तो तब जो हारे हुए जर्मनी के लोग थे जिनको नाजी कहा जाता था, उन पर मुकदमे चले। उसमें आपका एक लीडिंग केस भी है, न्यूरमबर्ग ट्रायल नाम से आप पढ़ेंगे। और इसी तरह से जब इराक़ के शासक सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया तो उस पर भी इसी तरह से मुकदमा चलाकर उनको फांसी दी गई बाद में। और इसी तरह से एक लीबिया के जो शासक थे जिनको तानाशाह कहा गया, कर्नल गद्दाफ़ी, उसको भी हारने के बाद पकड़कर, हालांकि मौके पर मार दिया गया, लेकिन उसको युद्ध अपराधी की तरह मारा गया। इस कर्नल गद्दाफ़ी को आप ये बब्बू मैन वगैरह के गीतों में भी सुन सकते हैं। हालांकि ये इंटरनेशनल कानून के मुताबिक किया जाता है और ये सही है या गलत है, ये आप जितना हिस्ट्री पढ़ेंगे आपको ज्ञान होगा। क्योंकि जीता हुआ जो देश होता है वो हमेशा ही हार जाने वाले को गलत मानता है और उसको हारा हुआ तो बेचारा हारा ही रहता है, उसको तो सही माना ही नहीं जा सकता। तो ये चीज़ें भी आप इसमें पढ़ेंगे कि इसके पॉलिटिकल इफ़ेक्ट्स या इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। और पांचवा जो लास्ट बिंदु हुआ, ह्यूमन राइट्स। अब ह्यूमन राइट्स इसमें पढ़ने का मतलब क्या है? उसका ये मतलब है कि ये जो पूरी दुनिया है, दुनिया में देश हैं, देशों में युद्ध है और दूसरी चीज़ें, इन सब का जो असर पड़ता है वो मानव पर पड़ता है। चाहे मानव किसी भी देश का हो, हर चीज़ का असर मानव पर पड़ता है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के केंद्र में मानव को रखा गया है और मानव जीवन उससे कैसे प्रभावित होता है, इस चीज़ को भी हम इसमें पढ़ते हैं। तो हमारे विधि विचारकों, जूरिस्ट जिनको हम विधि शास्त्री कहते हैं, जो आप दूसरे पेपर में पढ़ते हैं, उनकी इसी सोच के आधार पर मानव अधिकार नामक एक संकल्पना की रचना की गई, जिसे कहा गया मानव अधिकार। इस विचार का विकास हुआ। तो इसके अनुसार पूरी दुनिया के सभी मानवों को एक समान माना गया है और उनके कुछ मूलभूत अधिकार या फंडामेंटल राइट्स भी तय किए गए हैं, जिसमें ये है कि सब मानवों का ये फंडामेंटल राइट है कि उनका जीवन सुरक्षित हो, उन्हें खाना पीना मिले, उन्हें रहने को आवास मिले, उन्हें शिक्षा मिले, उन्हें बीमारियों से सुरक्षा मिले और उनको निर्दोष हमलों से भी सुरक्षा मिले। और इन चीज़ों को सबको मिलाकर कहा जाता है मानवों के लिए बने मानव अधिकारों। इन्हीं अधिकारों को मानव अधिकार कहा जाता है। तो आप देखेंगे, आप लेबर लॉ में पढ़ेंगे कि हमारे देश में जो बने हुए ज़्यादातर कानून हैं वो इस सोच के आधार पर बने हुए हैं और उन कानूनों को हम कल्याणकारी कानून भी कहते हैं। जैसे आप पढ़ें, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट्स है, जो महिलाओं को बच्चे की पैदाइश के दौरान उनको काम से वेतन सहित छुट्टी देती है, तो उसको इस तरह से इसमें माना जाता है। और फिर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, आप पेंशन फंड या प्रोविडेंट फंड एक्ट है, पेंशन है, इसको भी आप कल्याणकारी में मान सकते हैं कि ये मानव अधिकारों से रिलेटेड है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है जिसको कहते हैं फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जिसके अंतर्गत आप देखते होंगे कि लोगों को 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये किलो अनाज मिलता है। उसको कहा गया फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। और उसी एक्ट के कारण ही जो आजकल हमारे देश में पिछले लगभग 6 महीने से किसान आंदोलन है, वो भी कहीं ना कहीं उन कानूनों से ही जुड़ा हुआ मैटर है, जो अलग है, बाद में कहीं पढ़ेंगे। तो मानव अधिकारों के इस विचार और विकास के सिद्धांत को ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन के द्वारा यूएनओ ने 1948 में मान्यता दी थी। यानी यूएनओ में एक इस तरह का कन्वेंशन या एक उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया जिसका नाम रखा गया ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन 1948 में। और उसको क्योंकि सदस्य देशों ने उस पर साइन किए और उसको करते हुए फिर उसको सभी सदस्य देशों ने अपने अपने देशों में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाए हैं। तो हमारे देश में भी बना है और उस एक्ट के तहत फिर एक नेशनल ह्यूमन कमीशन की नियुक्ति की जाती है। एक देश के लिए होती है और सभी राज्यों के लिए होती है, ताकि हर देश के, हर राज्य के, हर नागरिक के मानव अधिकारों की रक्षा या सुरक्षा हो सके। तो इस तरह से इसमें आपको जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपने देश के लिए
प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, जिसको कि बाद में 2006 में उसमें अमेंडमेंट भी किया गया, और उसके आधार पर एक बना नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसकी स्थापना हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज उसके कमिश्नर आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और इसी तरह से हर राज्य में भी एक क्यों कमीशन बनाया जाता है। तो राजस्थान में जो बना है उसका नाम है राजस्थान ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो भी लगभग 1993 में बनाया गया था। तो इन सारी चीज़ों में आप जो, अगर आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान से देखें और समझें, तो ये पूरे आपके जो सिलेबस है लगभग सारा इंटरनेशनल लॉ का, उसको मोटे मोटे तौर पे कवर करता है। और इस चीज़ को देखने के बाद आपको एक आउटर लाइन समझ आ जाए कि हमें इन 5 पॉइंट्स में जो चीज़ें दी गई हैं उनको पढ़ना है। और होप कि आपको समझ आई होगी। और यदि आप इसको एक दो बार इसको देखते, समझते, सुनते हैं और उसके बाद सिलेबस देखते हैं, अपनी बुक्स देखते हैं, तो इजीली आपको ये चीज़ें, आपको लगेगा कि ये सब कुछ आपके आसपास है और आपको इसको समझ सकते हैं। तो ओके, फिर मिलते हैं। आप अपना ख्याल रखें, फिज़िकल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क लगा कर रखें, क्योंकि मास्क ही हमें लंबे समय तक लड़ने में सहायता देगा, और अपने शरीर को फिट रखें। ओके, थैंक यू।